नमस्कार बच्चों, मैं बसंती वर्मा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले इतिहास विषय के चतुर्थ अध्याय औद्योगिकरण के युग का तृतीय भाग यानी अंतिम भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस भाग को प्रारंभ करने से पूर्व हम उन बिंदुओं को जान लेते हैं या उन बातों को एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं जिन पर हम पहले जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं उसकी एक झलक की ओर। तो पहले या पिछले भाग में हमने जाना था कि किस प्रकार विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में हाथ के श्रम और वास्प शक्ति ने औद्योगिकरण की भूमिका में जो है सहयोग दिया। दूसरा, हमने ये भी जाना था कि इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया का मजदूरों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके पश्चात हमने ये जाना कि 19वीं सदी में इस औद्योगिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए तथा उपनिवेशों में विशेषकर भारत में जो है औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के व्यापार व्यवस्था को नियंत्रित करने का किस प्रकार प्रयास किया गया। इन नियंत्रणों के पश्चात भारत के बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, हमने ये भी जानने का प्रयास किया। तो आइए चलते हैं इससे आगे और उन बिंदुओं की बात करते हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण प्रारंभ तो हो चुका था और किस प्रकार जो है वो फैक्ट्रियों के रूप में परिणत हुआ, अर्थात भारत में फैक्ट्रियों का आगमन किस प्रकार प्रारंभ हुआ और उन्होंने क्या भूमिका निभाई। उसके पश्चात हम ये जानेंगे कि कौन कौन से वे उद्यमी थे जिन्होंने प्रारंभ में इस औद्योगिक व्यवस्था को बदलने में सहयोग दिया था। उसके पश्चात जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी तो मजदूरों की व्यवस्था कहाँ से हुई, अर्थात मजदूर कहाँ से आए होंगे। फिर हम ये देखते हैं कि भारत के औद्योगिक विकास को एक अनूठा कहा जाता है। वो अनूठापन किन कारणों से रहा होगा, हम वो जानने का प्रयास करेंगे। अब औद्योगिकरण तो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस औद्योगिकरण में लघु उद्योगों की क्या भूमिका रही होगी, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया में वस्तुओं के लिए किस प्रकार बाजार की व्यवस्था की गई, हम उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो आइए चलते हैं इस भाग के प्रथम बिंदु जो है फैक्ट्रियों के आगमन की ओर। जैसे हम जानते हैं कि भारत में प्रथम बार जो पहली कंपनी स्थापित की गई थी, जो पहली कपड़ा मिल लगाई गई थी, वो 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। धीरे धीरे इसमें तीव्र गति से विस्तार हुआ और 1862 तक आते आते इन मिलों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी थी। इन मिलों में उस समय जो है 94,000 तकलियां और 2,150 हथकरघे प्रयोग किए जा रहे थे। कपड़ा मिल तो चली रही थी, लेकिन उसके साथ साथ 1855 में देश में पहली जूट मिल की स्थापना की गई, जो कि बंगाल में की गई थी। अब हम देखते हैं उत्तरी भारत में किस प्रकार औद्योगिक परिवर्तन हुए। तो उत्तरी भारत में 1860 के दशक में पहली कपड़ा मिल लगाई गई, जो कि कानपुर में लगाई गई थी और जो एल्गिन मिल के नाम से स्थापित की गई थी। यहाँ बनने वाली चद्दर, तौलिए, बेडशीट, जीन्स के कपड़ों की मांग केवल भारत में ही नहीं थी, वरन विदेशों में भी बहुतायत से थी। और कानपुर को हम जानते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर बनाने में इस मिल एल्यूमिनियम मिल की बहुत बड़ी भूमिका रही। 1874 में मद्रास में भी जो है पहली मिल लगाई गई और जो कि कताई और बुनाई की मिल थी। अब आइए चलते हैं कि वो कौन से उद्यमी रहे जिन्होंने इस औद्योगिक व्यवस्था को प्रारंभ करने में अपना सहयोग दिया। जैसे हम देखते हैं कि भारत में व्यावसायिक समूहों का उदय
वो तो ब्रिटिश काल में ही अर्थात 18वीं सदी में हो चुका था। परंतु उस समय जो ज्यादातर कारोबारी थे वो अंग्रेजों के सहायक के रूप में कार्य करते थे। उनका अपना स्वतंत्र का कोई भी अस्तित्व नहीं था। सहायक के रूप में कार्य करते करते जिसमें इनकी मुख्य भूमिका पूंजी लगाने की थी या पूंजी निवेश करने की थी और बदले में इन्हें मुनाफे में कुछ भाग मिलता था। तो सहायक के रूप में कार्य करते करते जब इन्होंने पैसा अर्जित कर लिया तो बहुत से उद्यमियों ने अपने स्वयं के उद्योग लगाने का निश्चय किया। इसमें सबसे पहला नाम आता है द्वारकानाथ टैगोर का। ये एक व्यवसायी थे जिन्होंने 1830 से लेकर 1840 तक कुल 6 संयुक्त कंपनियां स्थापित की थी। उनका विश्वास था कि भारत जो है पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही अपना विकास कर सकता है। उन्होंने मुख्यतः जहाजरानी है, जहाज निर्माण है, खनन है, बैंकिंग है, बागान है और बीमा क्षेत्र में निवेश किया। अब यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं ये जो फोटो है वो द्वारकानाथ टैगोर की है। कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व नजर आ रहा है और इन्होंने जो है भारत में उद्योगों की स्थापना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए आगे चलते हैं कुछ अन्य व्यवसायियों की ओर। जैसे द्वारकानाथ टैगोर ने तो यद्यपि प्रथम बार उद्योग की स्थापना की थी, लेकिन उसके अलावा बंबई में डिंसा पैटेट और जमशेद जी नुसरवान जी टाटा जैसे पारसियों ने भी अंग्रेजों के सहायक के रूप में कार्य कर करके बहुत अधिक पैसा अर्जित कर लिया था। ये जो व्यवसाय हैं ये चीन को अफीम और इंग्लैंड को कपास का निर्यात करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो पैसा कमाने के बाद आगे चलकर इन लोगों ने विशाल औद्योगिक समाज का स्थापना की। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1917 में हम देखते हैं कि कलकत्ता में भी पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। वो मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद द्वारा की गई थी। सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार करके ही पैसा अर्जित किया था। इसके अलावा प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिरला के दादाजी ने भी इसी प्रकार पैसा कमाकर उद्योगों की शुरुआत की। उस टाइम ज्यादातर व्यापारी जो है वो चीन और इंग्लैंड के साथ व्यापार करते थे, लेकिन कुछ व्यवसायी ऐसे भी थे जो बर्मा और कुछ व्यवसायी अफ्रीका से भी व्यापारिक संबंध रखते थे। अब उस समय जब भारतीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी या हम कहें ब्रिटिश शासन ने भारतीय व्यवसायियों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय व्यवसायियों को नियंत्रित करने के लिए उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए। जैसे हम देखते हैं कि भारतीय व्यापारियों को अपनी निर्मित वस्तुएं जो वो माल तैयार करते थे उसको विदेशों में भेजने से जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा कुछ भारतीय व्यापारी जो है अब केवल कच्चे माल का ही निर्यात कर सकते थे। कुछ समय पश्चात जो जहाजरानी व्यवसाय था अर्थात चीजों के व्यापार के लिए जहाज का प्रयोग किया जाता था, उस व्यवसाय से भी भारतीय व्यापारियों को अलग कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध तक कुछ यूरोपीय एजेंसियां जैसे हम देख रहे हैं कि बर्ड हीगलर्स एंड कंपनी और एंड्रयू यूल एंड जार्डिन स्किनर एंड कंपनी, इसमें सबसे बड़ी कंपनी थी जो भारत के व्यवसायियों को उस समय नियंत्रित कर रही थी। अब जब फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थी और औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा था तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की आवश्यकता थी। अब ये मजदूर कहाँ से आए होंगे वो जानने का हम प्रयास करते हैं। जैसे फैक्ट्रियों के विस्तार के साथ साथ मजदूरों की मांग में भी वृद्धि होने लगी। अब अगर हम देखें तो 1901 में जो भारतीय फैक्ट्रियां थी उसमें लगभग 5,84,000 मजदूर कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे आगे चलकर 1946 में
ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। अब मजदूर इतनी अधिक तीव्रता से उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो ये मजदूर कहाँ से आ रहे थे? तो हम देखते हैं अधिकतर मजदूर जो है, जहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी होती थी उसके आसपास के इलाकों या आसपास के जिलों के गांव से ही आते थे। जिन किसानों को गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था, वो अपने रोजगार की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 ईस्वी तक बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले जो अधिकतर मजदूर थे, वो पास के रत्नागिरी जिले के गांव से ही आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे नौकरियां बढ़ने लगी और लोगों को रोजगार की खबर मिल रही थी, तो बहुत दूर दूर के प्रांतों से, जैसे हम देख रहे हैं 1930 तक नए उद्योगों की खबर सुनकर जो है दूर दूर से लोग, जैसे हम देख रहे हैं संयुक्त प्रांत से लोग बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंचने लगे। अब एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जिसे हम जॉबर कहते थे। जॉबर जो है उद्योगपतियों का कोई पुराना और विश्वस्त व्यक्ति ही हुआ करता था। उसका काम था वो फैक्ट्रियों के लिए गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम दिलाता था, उन्हें शहर में बसने के लिए मदद करता था और संकट पड़ने पर उनकी सहायता भी करता था। धीरे धीरे जो जॉबर है उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई और आगे चलकर जॉबर काम दिलाने के लिए लोगों से उपहार और पैसा भी वसूलने लगे। जैसे हम जानते हैं कोई व्यक्ति काम दिलाने के लिए पैसा वसूल करने के प्रयास करता है। यहाँ पे हम एक छवि देख रहे हैं, ये जॉबर की है। इसकी आप वेशभूषा और इसके खड़े होने के ढंग से ही हम इसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं कि ये उस वक्त कितना प्रभावशाली रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि भारत के या इंग्लैंड का जो उपनिवेश है उसमें ब्रिटिश काल में अनूठापन क्यों आया, या हम भारत के औद्योगिक विकास को अनूठा क्यों कहते हैं? इसका प्रमुख कारण है कि भारत में उत्पादन जिन चीज़ों का होता था वो कुछ खास तरह की होती थी। जैसे हम देख रहे हैं कि चाय है, कॉफ़ी है, नील है और जूट व्यवसाय को प्रमुखता दी जाती थी, क्योंकि ये वो उत्पाद थे जिनका भारत के लोग प्रयोग नहीं करते थे, वरन इनको मुख्यतः इसलिए बनाया जाता था कि इनको दूसरे देशों में निर्यात करके पैसा कमाया जाए। तो ये उत्पाद जो है निर्यात के लिए विशेष रूप से बनाए जाते थे। 19वीं सदी के अंत में भारतीय कपड़ा व्यापारियों ने जो मैनचेस्टर से जो माल आता था उसको प्रतिस्पर्धा नहीं की, मतलब उसके सामने उन्होंने कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न की। भारतीय कताई मिलों में जो धागा बनाया जाता था वो बहुत ही उच्च कोटि का होता था, उसको अधिकतर भारतीय बुनकर ही प्रयोग करते थे। अब आगे चलकर 20वीं सदी में इस औद्योगिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए। जैसे हम देख रहे हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभ में बंग भंग आंदोलन के पश्चात स्वदेशी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और लोग स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार के लिए या स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जो है लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जो औद्योगिक समूह थे वो भी अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने लगे और क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य था कि मैनचेस्टर से जो माल आयात हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगे और भारत के बाजार में भारतीय माल ही प्रयोग हो, तो इसलिए उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वो आयातित माल पर शुल्क बढ़ाएं। 1906 के बाद जो माल चीन भेजा जाता था, भारत से जो धागा चीन निर्यात किया जाता था, धीरे धीरे उसमें भी कमी आने लगी। अब भारतीय उद्योगपति केवल कपास नहीं बनाते थे या सिर्फ कच्चे माल का निर्यात नहीं करते थे, बल्कि वो कपड़ों का उत्पादन करने लगे थे। 1900 से लेकर 1912 ईस्वी तक भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन पहले की तुलना में दोगुना हो गया था। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जिसने भारत की
औद्योगिक व्यवस्था को बहुत अधिक प्रभावित किया। अब ये प्रभाव किस प्रकार पड़े, आइए हम वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में जो इंग्लैंड है वो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा था, तो ब्रिटिश कारखाना जो है वो ज़्यादातर माल अपने सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बना रहा था, ना कि निर्यात के लिए। ऐसी स्थिति में भारत में मैनचेस्टर से जो माल आ रहा था वो धीरे धीरे कम हो गया और भारतीय बाजार बहुत ही तीव्र गति से भारतीय वस्तुओं से भर गया। युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब ब्रिटिश शासकों द्वारा मांग की गई तो भारत के कारखानों में भी फौजियों के लिए उनकी वर्दी के लिए कपड़े, टेंट के कपड़े और चमड़े के जूते और अन्य सामान बनाए जाने लगे। जब इन चीज़ों की मांग बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगी तो धीरे धीरे भारत में नए कारखाने भी लगने लगे। अब जब कारखाने बढ़ रहे हैं तो उनके लिए जो है मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी, तो यहाँ के लोगों के रोजगार की भी वृद्धि होने लगी। अब ऐसी स्थिति में भी जब जो है औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, अर्थात कारखानों से मशीनों में उद्योग हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भारत में लघु उद्योग की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अधिक हम देखते हैं कि बड़े उद्योग लगभग अगर हम देखें तो 67% केवल बंगाल और बंबई में ही स्थापित थे। इसके अलावा पूरे देश में लघु उद्योगों का ही दबदबा था। अधिकतर श्रमिक जो हैं वो कारखानों में काम न करके घरेलू इकाइयों में काम कर रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वदेशी आंदोलन के कारण भी यहाँ के जो भारतीय लघु उद्योग हैं, जैसे हथकरघा उद्योग है, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई। 1900 से 1940 के बीच ये उत्पादन यानी कि भारत के लघु उद्योग का उत्पादन बढ़कर लगभग 3 गुना हो चुका था। अब कपड़ा उद्योग में ये जो तीव्र गति से विकास हुआ, इसके भी कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। अब ये कारण क्या थे? सबसे पहले है कि हाथों से काम करने वाले दस्तकार जो अब तक केवल हाथों को ही या हाथों के काम को प्रमुखता दे रहे थे, धीरे धीरे वो भी नई प्रौद्योगिकी को अपनाने लगे थे। फ्लाई स्टल का इस्तेमाल करके जो है उनकी उत्पादन क्षमता में तीव्र गति से वृद्धि होने लगी। 1941 तक भारत में 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई स्टल लगा हुआ था। इसके अलावा त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में हम देखें तो ऐसे हथकरघे अर्थात फ्लाई स्टल वाले हथकरघों की संख्या 70 से 80% तक पहुंच चुकी थी। जो बुनकर थे उसमें से अधिकतर बुनकर जो है वो मोटा कपड़ा बनाते थे और कुछ बुनकर जो है वो महीन कपड़े भी बनाते थे, क्योंकि जो मोटे कपड़े की मांग है वो ज़्यादातर निम्न वर्ग में होती थी और जो महीन या उच्च कोटि का कपड़ा होता था उसकी मांग मुख्यतः धनाढ्य परिवारों में ही हुआ करती थी। मोटे कपड़े की मांग जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती थी, अर्थात अगर कभी अकाल या बाढ़ हो जाए और मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो मांग जो है मोटे कपड़े की जो मांग है वो घट जाती थी, परंतु बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग जिनका प्रयोग धनाढ्य परिवारों में किया जाता था उसमें कोई विशेष असर नहीं पड़ता था। जैसे बनारसी साड़ियाँ हैं या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियाँ हैं, इनकी मांग जो है वो कभी भी कम नहीं होती थी, क्योंकि इनका प्रयोग जो है वो मुख्यतः धनाढ्य परिवारों में किया जाता था। अब जब वस्तुओं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, औद्योगिक परिवर्तन में तीव्र गति आ रही है, तो वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ उनका मांग को बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए उस समय व्यापारियों ने बाजार की व्यवस्था किस प्रकार की, हम वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने का प्रयास तो किया था, परंतु भारतीय बुनकर, दस्तकार, व्यापारी, उद्योगपति भी धीरे धीरे अपने लिए जगह बना रहे थे और अपने माल के बाजार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अब
हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए उसके विज्ञापन की भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसे ही उस समय भी उद्योगपतियों ने अपने उत्पादन को बेचने के लिए विज्ञापन की नीति अपनाई। औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। वर्तमान समय की तरह ही उस समय भी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और कैलेंडरों के माध्यम से चीज़ों का विज्ञापन किया जाता था। अब उस समय मैनचेस्टर से जो माल आता था उसके विज्ञापन के लिए क्या तरीके अपनाए गए, हम वो जानने का प्रयास करते हैं। जैसे 19वीं शताब्दी में जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में अपना माल बेचना प्रारंभ किया तो वे कपड़ों के बंडल पर एक लेबल लगाते थे जिस पर मेड इन मैनचेस्टर छपा होता था। ये लेबल ही उनकी गुणवत्ता की गारंटी होता था। जैसे हम वर्तमान समय में भी चीज़ों का जो गुणवत्ता है उनकी कंपनी के आधार पर आंकते हैं, ऐसे ही उस समय भी जो उनका लेबल था वो उनकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता था। अब इसके अलावा भारतीय उपभोक्ताओं को प्रभावित करने के लिए और अपनी वस्तुओं को भारत में बेचने के लिए उन उद्योगपतियों ने अपने लेबल पर देवी देवताओं और भारत के कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्र भी छापने प्रारंभ कर दिए। जैसे यहाँ पर हम कुछ लेबलों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये आपका पहला लेबल है जो कि कलकत्ता के मैनचेस्टर के कपड़ों पर लगा होता था। इसमें आपको देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान और गोपिकाओं को दिखाया गया है। ये इस चीज़ को दिखा रहे हैं कि यहाँ के कपड़े जो है गुणवत्ता के लेवल से बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि ये बॉम्बे के मैनचेस्टर के कपड़े के बंडलों पर लगाया जाता था। इसमें महाराजा रणजीत सिंह को दर्शाया गया है जो कि उस टाइम एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे और गुणवत्ता के मामले में ये कपड़ों की जो है गुणवत्ता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा था। अब 20वीं सदी के प्रारंभ तक जो है लेबल के बजाय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का भी प्रयोग किया गया, लेकिन ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं केवल शिक्षित वर्ग के लोगों को ही प्रभावित करती थी। अन्य वर्ग के लोगों को प्रभावित करने के लिए कैलेंडर द्वारा प्रचार करने का तरीका अपनाया गया, क्योंकि कैलेंडर तो पान की दुकानों में भी लगे होते हैं, घरों में भी लगे होते हैं और इनकी सहायता से हम उन विज्ञापनों को पूरे साल भर देख सकते हैं। इन कैलेंडरों पर वस्तुओं के प्रचार के लिए देवी देवताओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के चित्रों को लगाया जाता था। बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए अधिकतर बाल कृष्ण की छवि का प्रयोग किया जाता है था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये 1928 का कैलेंडर है और इसमें ग्राइप वाटर के प्रचार के लिए भगवान कृष्ण की बाल छवि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर माताएं अपने बच्चों में कृष्ण की छवि को ही देखती हैं और इसलिए वो इससे प्रभावित होकर चीज़ों को खरीद लेती थी। आगे चलकर धीरे धीरे जब स्वदेशी का प्रचार हुआ तो यहाँ के राष्ट्रवादी लोगों ने अपनी वस्तुओं को अर्थात स्वदेशी वस्तुओं को प्रचारित करने के लिए ऐसे विज्ञापन बनाए जिनसे राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। जैसे हम देख रहे हैं इस चित्र में जो है भगवान विष्णु प्रदर्शित किए गए हैं। ये 1936 का कैलेंडर है और ये एक सनलाइट साबुन के प्रचार के लिए प्रयोग किया जाता था। दूसरे चित्र में ये भारत माता है जो भारतीयों को कपड़े प्रदान कर रही हैं, अर्थात वो ये अनुरोध कर रही हैं कि हमें भारत में बने हुए कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं इस पूरे अध्याय में हमने ये जाना कि किस प्रकार औद्योगिक व्यवस्था धीरे धीरे परिवर्तित हो रही थी और औद्योगिकरण की प्रक्रिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। उसके बावजूद भी भारत के जो स्थानीय लघु उद्योग हैं वो समाप्त नहीं हो रहे थे। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना, हम ये देख लेते हैं। आज हमने देखा कि भारत में फैक्ट्रियों का आगमन किस प्रकार हुआ, वो कौन से उद्यमी थे जिन्होंने इसमें सहयोग किया। उसके पश्चात हमने ये जाना कि भारत के
औद्योगिक विकास को क्यों अनूठा कहा गया तथा यहाँ पर जो है वस्तुओं के प्रचार के लिए बाजार की व्यवस्था के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई। अब इस अध्याय को या इस अध्याय के इस भाग को यहीं समाप्त करने से पहले कुछ गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज का अध्याय आपको समझ में आ गया होगा और आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो ये जो प्रश्न है, जैसे हमने आपको पिछले दोनों अध्याय के भागों में बताया था, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए थे। उसके अलावा जो हमारा पेपर होता है उसमें अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अति लघु प्रश्न जो होते हैं वो कुल 6 होते हैं। उसमें से 3 प्रश्न इतिहास और नागरिक शास्त्र में से तथा 3 प्रश्न भूगोल और अर्थशास्त्र में से आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी कुल 12 अंकों के ये प्रश्न आते हैं। ऐसे ही बहुविकल्पीय प्रश्न ये कुल 12 होते हैं, जिसमें से 6 प्रश्न इतिहास और नागरिक शास्त्र में से और 6 प्रश्न भूगोल और अर्थशास्त्र में से लिए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात कुल अंक 12 होते हैं। अब आइए देखते हैं ये कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दूसरा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ हुई। तीसरा प्रश्न, गिल्ड से आप क्या समझते हैं। अब आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बच्चों की चीजों के विज्ञापन में किसकी छवि का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर तो बच्चों आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आपके पास विकल्प है भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या फिर भगवान शिव। दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न है, उद्योगपति ने मजदूरों की भर्ती के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया। उसको क्या कहते थे, गुमास्ता कहते थे, जॉबर कहते थे, क्लर्क कहते थे या सौदागर कहते थे। अब इन अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्नों के अलावा इतिहास विषय में से मानचित्र कार्य भी आता है। ये इसमें जो है 5 प्रश्न होते हैं, जिनके उत्तर आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको 3 प्रश्न दे रही हूँ। पहला है, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तीसरा, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। बच्चों, अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा तो आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और इनको आप मानचित्र में बहुत ही आसानी से दर्शा लेंगे। तो आज का अध्याय बच्चों यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।